नमस्कार प्रिय साथियों, मई 2023 की मंथली मैगज़ीन के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मंथली मैगज़ीन मई 2023 में विजन आईएएस की जो मंथली मैगज़ीन है उसमें करंट अफेयर्स का दूसरा टॉपिक। हमने पिछले वीडियो में जो टॉपिक पढ़ा उसका नाम है राज व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सभी टॉपिक हमने समझे। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र संशोधन अध्यादेश जो 2023 है वो समझा, मॉडल जेल अधिनियम 2023 भी समझा, संक्षिप्त सुर्खियां जो 8 हैं वो सभी हमने समझी। आज हम समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशंस। इस में हम सभी टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं सीधे टॉपिक्स की ओर बिना किसी फालतू टाइम ख़राब करने की बजाय। टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें सबसे पहला टॉपिक है पोखरण परमाणु परीक्षण के 25 वर्ष। अब देखिए 11 मई 1998 को पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। 1998 को 11 मई को हुआ था। तो इस मई महीने में 11 मई 2023 के दिन 1998 को 2023 में बराबर 25 साल पूरे हो गए। इसलिए ये टॉपिक सुर्खियों में है और चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। इसको आप ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, इस पर सवाल बनने की संभावनाएं हैं। 11 मई 2023 को पोखरण परमाणु परीक्षण जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था उस दूसरे परमाणु परीक्षण की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। सबसे पहले हम समझते हैं पोखरण 1 और पोखरण 2 परमाणु परीक्षण जो हुए थे उनके बारे में। भारत ने 11 मई 1998 को 3 परमाणु बमों का सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद स्वयं को परमाणु हथियार रखने वाला देश घोषित कर दिया। 11 मई 1998 को हुए परमाणु परीक्षण में एक विखंडन उपकरण था, एक इसमें थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस थी और एक था इसमें 0.2 सब किलो टन का डिवाइस, ठीक है। 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण, 3 मतलब इसमें बमों का परमाणु सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया गया। उसके ठीक 2 दिन बाद 13 मई 1998 को 2 और परमाणु बमों का परीक्षण किया गया था। इस प्रकार तकनीकी सामरिक क्षमता में अपेक्षित उपलब्धि, अपेक्षित स्तर प्राप्त करने के बाद भारत ने आगे परमाणु परीक्षण नहीं करने की घोषणा की। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। 11 मई 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। पहला परमाणु परीक्षण जो है 1974 में किया गया था। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण में ही किया था। 1974 में ये किया था 18 मई, इसी मई महीने में यही इसकी वर्षगांठ आती है। पहला परमाणु परीक्षण है उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, दूसरे का नाम रखा गया ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। जैसे अभी चंद्रयान जो भेजा गया था, चंद्रयान जिस स्थान पर उतरा उस बिंदु का नाम रखा गया शिव शक्ति, ठीक है। ऑपरेशन शक्ति की तरह ही वहाँ भी शक्ति नाम उसमें आएगा। जैसे चंद्रयान 2 जो है, मतलब चंद्रयान 3 जो है, ये दूसरी बार जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की जो कोशिश है, दूसरी सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश, मूलतः ये चंद्रयान 3 परीक्षण है। उसको हम विस्तार से अलग समझ लेंगे, लेकिन वैसे मैंने यूं ही बीच में इसलिए जोड़ दिया क्योंकि ऑपरेशन शक्ति जो है दूसरा कोड नेम रखा गया था इस परमाणु परीक्षण का जो 11 मई 1998 को किया गया, ठीक है। पहले वाले का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। पहले वाले का नाम स्माइलिंग बुद्धा इसलिए रखा गया क्योंकि 18 मई 1974 को किया गया था और 18 मई 1974 के दिन बुद्ध जयंती थी, इसलिए इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। परमाणु हथियार के विकास के संबंध में भारत के तर्क और उद्देश्यों को आधिकारिक परमाणु सिद्धांत में वर्णित किया गया है। तो भारत का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है, भारत इसमें किस तरह से परमाणु हथियारों के लिए सिद्धांत अपने नियम बनाए हुए हैं, उन नियमों को, उन सिद्धांतों को हम परमाणु सिद्धांत में समझेंगे। आधिकारिक परमाणु सिद्धांत को हम कहते हैं ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। तो ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है उसको अभी हम समझेंगे। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण करने के पीछे क्या कारण था, यानी कि भारत ने 1998 में परमाणु हथियारों के परीक्षण का विकल्प क्यों चुना, क्या आवश्यकता थी परमाणु परीक्षण करने की, तो इसको समझना बेहद ज़रूरी है। इसकी कई वजहें थी, उनमें से एक वजह थी चीन, दूसरी वजह पाकिस्तान थी, तीसरी जो है एनपीटी और सीटीबीटी थी। तो इस तरह की वजहें थी और भेदभावपूर्ण मौजूदा परमाणु व्यवस्था भी इसका एक कारण बनी थी। तो हम सबको एक एक करके समझते हैं कि क्यों भारत ने आखिरकार ये परमाणु परीक्षण करने का जो है विकल्प चुना, ऑप्शन रखा। सबसे पहले चीन है, परमाणु हथियारों से लैस देश के रूप में चीन अक्टूबर 1964 से ही परमाणु परीक्षण कर रहा था
और परमाणु हथियार रखने वाला देश बन गया था। 1990 के दशक तक, लगभग 1990 के मध्य दशक तक उसने 45 परमाणु परीक्षण कर लिए थे। यानी 1990 के मध्य तक जो है चीन 45 बार परमाणु परीक्षण कर चुका था। इससे भारत की चिंता लगातार बढ़ती गई थी। इसलिए भारत ने भी फिर डिसाइड किया कि हमें भी परमाणु परीक्षण करने आवश्यक हो जाएंगे, क्योंकि चीन और पाकिस्तान जो है शत्रु देशों के रूप में भारत के साथ हमेशा इनके रिश्ते जो है शत्रु या शत्रुतापूर्ण इनके रिश्ते रहे हैं। इस कारण भारत को फिर परमाणु परीक्षण करना पड़ा। तो पहली वजह तो है परमाणु हथियारों से लैस देश के रूप में चीन। दूसरी वजह है पाकिस्तान के परमाणु हथियार हासिल करने की रिपोर्ट जो है मिली। इस वजह से भारत ने भी परमाणु परीक्षण करने के डिसीजन लिए। चीन ने कथित तौर पर मई 1990 में पाकिस्तान के लिए भी एक परमाणु परीक्षण किया था। ठीक, इससे पाकिस्तान के परमाणु बम संबंधी आत्मविश्वास को बढ़ावा मिला। इससे जम्मू कश्मीर और पंजाब में विद्रोह भड़काने में उसे प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। परमाणु अप्रसार संधि NPT जिसे हम कहते हैं, और एक व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT है, ये दोनों भी एक वजह बनी थी। ठीक है, NPT का फुल फॉर्म है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो ये ऐसी ट्रीटी थी, ऐसी संधि थी जो परमाणु अप्रसार को बढ़ावा देती थी। यानी कि परमाणु का प्रसार इसमें आगे नहीं करने की बात इस संधि के तहत की गई थी। जो भी देश इसके साथ इस संधि पर हस्ताक्षर कर देता, फिर वो परमाणु प्रसार को बढ़ावा नहीं दे सकता था। अपने देश में चल रहे परमाणु परीक्षणों को उन्हें रोकना पड़ता। लेकिन भारत ने न CTBT पर हस्ताक्षर किए, न NPT पर हस्ताक्षर किए। तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को, इसके अलावा CTBT की फुल फॉर्म होगी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट जो है उसकी बैन ट्रीटी है। ये भी, इन दोनों पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो ये दोनों सामने थी और भारत पर दबाव था कि वो इन पर हस्ताक्षर करे। यदि भारत CTBT पर हस्ताक्षर कर देता, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इस पर अगर हस्ताक्षर कर देता है तो अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को हमेशा के लिए बंद करना पड़ता है। यदि भारत CTBT पर हस्ताक्षर करने से मना करता है तो उसे स्पष्ट रूप से बताना होता है कि वह हस्ताक्षर क्यों नहीं करना चाहता। और वास्तव में ये है कि CTBT पर उस समय भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि भारत अपने परमाणु जो है परीक्षणों को करना चाह रहा था, उस पर काम कर रहा था। लेकिन भारत ने इतना सीक्रेटली, गोपनीय तरीके से परमाणु परीक्षण किए थे कि अमेरिका को भी आधिकारिक तौर पे भारत ने जब परमाणु की पुष्टि की परमाणु परीक्षणों की, तब पता चला। मौजूदा भेदभावपूर्ण मौजूदा परमाणु व्यवस्था NPT क्या कहती है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है परमाणु अप्रसार संधि कहते हैं। इस पर आधारित वैश्विक परमाणु व्यवस्था ने दुनिया को P5 और अन्य में विभाजित कर दिया। भारत पूरी तरह से परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के प्रति समर्पित होने के बावजूद भी इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था से खुश नहीं है। इसका कारण ये है कि इस भेदभावपूर्ण संधि का होना था। P5 का मतलब क्या है? देखिए, परमाणु अप्रसार संधि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की शर्तों के तहत 5 देशों को परमाणु हथियार संपन्न देश यानी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स NWS घोषित किया गया। NWS में ये कौन कौन सी कंट्रीज थी, कौन कौन से देश थे? ठीक, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन, ये शामिल थे। ठीक, अब हम समझते हैं कि भारत का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है। भारत के परमाणु सिद्धांत में बहुत सारी चीज़ें शामिल है, जैसे भारत जो है पहले परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा, नो फर्स्ट यूज़, NFU की जो नीति है वो भारत अपनाता है अपने परमाणु सिद्धांत के तहत ही। बहुत सारी चीज़ें समझते हैं एक एक करके। देखिए, भारत अपने परमाणु सिद्धांत के तहत क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस के लिए परमाणु हथियार बनाना और रखना मतलब लागू करता है। यानी भारत कह रहा है कि हमने क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस के लिए परमाणु हथियार बनाए हैं और रखे हैं। सरल शब्दों में अगर कहते हैं क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस को, तो इसको कहते हैं परमाणु भयादोहन, यानी न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए भरोसेमंद तरीके से और न्यूनतम मात्रा में परमाणु हथियारों का निर्माण और उन्हें अपने पास बनाए रखना भारत की परमाणु सिद्धांत की पहली रणनीति है। पहला सिद्धांत ये कहता है अस्वीकार्य क्षति की दशा में बड़े पैमाने पर परमाणु हमला जैसे कदम उठा सकता है। भारत का परमाणु सिद्धांत ये कहता है कि अस्वीकार्य क्षति मान लो किसी देश ने हमले के तहत की है, तो ऐसी स्थिति में भारत जो है परमाणु हमला कर सकता है।
इसके अलावा परमाणु हथियार नहीं रखने वाले देशों के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा भारत, ये भी भारत के परमाणु सिद्धांत में शामिल हैं। इसके अलावा परमाणु और मिसाइल सामग्रियों जैसे एवं प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर सख्त नियंत्रण बनाए रखना और परमाणु परीक्षणों पर स्वैच्छिक रोक लगाना भारत के परमाणु सिद्धांत का ही हिस्सा है। इसके अलावा नो फर्स्ट यूज़, इसका आशय ये है कि भारत किसी भी देश पर सबसे पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। हालांकि भारत के किसी भी भाग पर या विश्व के किसी भी कोने में भारतीय बलों पर हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई के रूप में भारत जो है परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है और भारत ऐसा करेगा। परमाणु हमले की स्थिति में जवाबी हमला करने का आदेश देने का अधिकार जो है केवल असैन्य राजनीतिक नेतृत्व के पास हैं। अभी हम समझेंगे भारत के जो परमाणु जो हमले हैं उसकी मतलब अथॉरिटी किसके पास है, कौन ऑर्डर देता है और किस तरह से कार्रवाई होती है, इसको अभी हम समझेंगे। इसके अलावा भारत का परमाणु सिद्धांत कहता है, भारत के परमाणु सिद्धांत में शामिल है जैविक या रासायनिक हथियारों पर गंभीर हमले की स्थिति में जवाबी कार्रवाई के तौर पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भारत कर सकता है या ऐसा किया जाएगा। भारत के सिद्धांत में ऐसा लिखा गया है स्पष्टतः। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर सत्यापन योग्य और गैर भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के जरिए परमाणु हथियार मुक्त विश्व के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहेगा भारत। ये परमाणु हथियार भारत के परमाणु सिद्धांत हैं। सबसे पहले हमें समझना चाहिए क्या भारत को अपनी NFU की नीति को बदलने की आवश्यकता है। NFU यानी नो फर्स्ट यूज़। देखिए भारत का परमाणु सिद्धांत है, उसमें एक बिंदु शामिल है कि नो फर्स्ट यूज़ यानी कि किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा और अगर जवाबी कार्रवाई के रूप में हमला कर सकता है। तो कई लोग आलोचना करते हैं भारत की इस नीति की। आलोचना क्यों करते हैं और नो फर्स्ट यूज़ नीति के फ़ायदे क्या और नुकसान क्या, ये समझते हैं। सबसे पहले क्या हमें नो फर्स्ट यूज़ यानी NFU नीति को संशोधित करने की आवश्यकता है? समझते हैं एक एक करके। भारत NFU की नीति की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है। भारत की जो NFU की नीति है उसकी निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है। कौन कौन से आधार है? पहला, NFU की नीति के चलते युद्ध या इस प्रकार की किसी दूसरे संकट की स्थिति में भारतीय निर्णयकर्ताओं के लिए राजनीतिक बढ़त सीमित हो सकती हैं क्योंकि उनके पास ऐसी स्थिति में गंभीर उपाय करने के लिए सीमित समय होगा। ठीक है, तो भारतीय जो लोग हैं, भारतीय निर्णयकर्ता हैं, उनके लिए रणनीतिक बढ़त है वो सीमित हो सकती है क्योंकि रणनीतिक रूप से भारत हमला पहले तो कर नहीं सकता और बाद में हमला जो है नुकसान क्षति जो है हो जाने के बाद में क्या करेगा। इसलिए भारतीय निर्णयकर्ताओं के लिए ये एक सीमित करने वाली बात हो गई है। तो नो फर्स्ट यूज़ की नीति का एक नुकसान है। और क्यों सीमित हो गया? क्योंकि ऐसी स्थिति में गंभीर उपाय करने के लिए भारत के पास सीमित समय होगा। इसके अलावा 1999 में कारगिल युद्ध और 2008 में मुंबई हमले पर घटना जैसे बार बार होने वाले हमलों को परमाणु भयादोलन यानी कि न्यूक्लियर डिटरेंस की विफलता के प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। भारत तो ऐसा सोच रहा था कि भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, इसलिए दूसरे राष्ट्र जो है भारत पर हमले करने से पहले या कोई भी आतंकवादी या किसी भी तरह की गतिविधि करने से पहले विचार करेंगे। लेकिन भारत का जो परमाणु भयादोहन का सिद्धांत जो दिखा रहा था वो विफलता की ओर जा रहा है क्योंकि परमाणु संपन्न होने के बावजूद भी 1999 और 2008 में 2 बार घटनाएं हो चुकी हैं। कारगिल युद्ध 1999 में पाकिस्तान के द्वारा और 2008 में पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा भारत में जो ताज होटल है उस पर हमला किया गया था। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देशों सहित अन्य परमाणु संपन्न देश अपने शस्त्रागार का विस्तार और आक्रामक और रक्षात्मक क्षमता का निर्माण कर रहे हैं, जैसे सामरिक परमाणु हथियार विकसित करना, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब नो फर्स्ट यूज़ नीति के पक्ष में क्या तर्क दिया जाता है? पक्ष में तर्क देने वाले लोग कहते हैं कि यह अग्र सक्रियता यानी कि प्री इम्पसन को रोकती हैं, अग्र सक्रियता को रोकती हैं। इसके अभाव में न चाहते हुए भी भारतीय निर्णयकर्ताओं पर युद्ध की तनावपूर्ण स्थिति में परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल की दबावपूर्ण स्थिति बनी रहती हैं। इसके अलावा यह भारत को परमाणु हथियारों के हेयर ट्रिगर अलर्ट पर तैनात करने हेतु तकनीकी रूप से एडवांस परमाणु क्षमता का निर्माण करने से बचाने में मदद करती हैं। मतलब भारत हेयर ट्रिगर अलर्ट पर तैनात नहीं रहता है हमेशा, क्योंकि एयर ट्रिगर अलर्ट ये क्या है, अमेरिका की नीति है, इसमें 10 मिनट के भीतर परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। अगर कोई एयर ट्रिगर अलर्ट पर लॉन्च मतलब अगर कोई राष्ट्र एयर ट्रिगर अलर्ट पर सक्षम है तो ठीक है। इसके अलावा एयर ट्रिगर अलर्ट ये अमेरिकी सैन्य नीति है, 10 मिनट के भीतर परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता विकसित हो जाती हैं अगर एयर ट्रिगर अलर्ट पर कोई देश अपने आप को रखता है तो। और भारत चूँकि पहले हमला कर नहीं सकता
क्योंकि नो फर्स्ट यूज़ की नीति भारत के पास है अभी तक, तो ऐसे में उसे हेयर ट्रिगर अलर्ट पर रखने की जो है दबाव नहीं है उसके पास, और ऐसे में वो हेयर ट्रिगर अलर्ट पर तैनात रहने की बजाय तकनीकी रूप से एडवांस परमाणु क्षमता का निर्माण करने में बचाने में मदद करती है। इस स्थिति में परमाणु हथियारों का रखरखाव वित्तीय रूप से महंगा होता है हेयर ट्रिगर अलर्ट के स्थिति में। इसके अलावा यह नीति भारत के विरोधी देशों और साथ ही विश्व के अन्य देशों को परमाणु संयम बनाने का संदेश देती है, नो फर्स्ट यूज़ की नीति। इसके अलावा इस प्रकार ये नीति विश्व में स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करती हैं। इसके अलावा पारंपरिक हमलों और घुसपैठ जैसे पारंपरिक स्तर पर निपटा जा सकता है, तो ऐसे में परमाणु हथियारों का प्रयोग क्यों किया जाए? कैसे? उदाहरण देखिए, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं रहती अगर हम पारंपरिक और घुसपैठ से पारंपरिक स्तर पर निपट सकते हैं। जैसे 2016 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारत द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की गई और 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई। तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में बिना परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के भी की गई है। तो नो फर्स्ट यूज़ की नीति जो है यहाँ तक सफल दिखाई देती है। अब भारत के परमाणु हथियार से लैस बनने का महत्व क्या है? एक तो बेहतर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बनी इससे। भारत अब 4 बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में से 3 में तो क्या है, सदस्य है। कौन कौन सी 3 में सदस्य हैं वो 4 बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में? तो एक तो MTCR का वो सदस्य है, MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिमी। इसके अलावा वासेनार अरेंजमेंट, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का भी वो हिस्सा है, और जल्द ही NSG की सदस्यता मिलने की संभावना है। NSG का मतलब हुआ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, तो NSG की सदस्यता मिलने की संभावना है। दूसरा फ़ायदा भारत को यह है कि सीमा पर सुरक्षा की स्थिति है। चीन और पाकिस्तान के संबंध में इसने क्रेडिबल डिटरेंस की स्थिति सुनिश्चित की है। इस प्रकार सैन्य विषमता को संतुलित करने में मदद मिली है। इसके अलावा भारत विश्व की प्रमुख सैन्य शक्तियों में से एक बन गया है, ये भी एक महत्व का बिंदु है। भारत वैश्विक सैन्य शक्तियों के एक शक्तिशाली समूह का हिस्सा है। इस समूह में सामरिक परमाणु त्रय यानी कि न्यूक्लियर ट्राइड की क्षमता है। परमाणु त्रय का मतलब है भूमि, वायु और समुद्र तीनों से परमाणु हथियार को लॉन्च करने की क्षमता। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भारत भी इस क्षमता से युक्त है, इसलिए यह एक महत्व का बिंदु है। इसके अलावा भविष्य के लिए ऊर्जा सुरक्षा हो गई है। भारत ने 1998 से 1999 के दौरान 2225 मेगावाट की, यानी कि 22-25 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया था, लेकिन वर्तमान में जो है ये 2225 मेगावाट की बजाय बढ़कर के 205% बढ़कर के ये 6780 मेगावाट हो गई है। तो कहाँ 2225 और कहाँ 6780, तो 22-25 से 67-80 हो गई है। इसके अलावा एक महत्व का बिंदु है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों में बदलाव हुआ है। परमाणु परीक्षणों के बाद 21वीं सदी की शुरुआत में USA एवं पश्चिम के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए हैं और वो मजबूत होने लगे थे। और वर्ष 2008 में भारत USA असैन्य परमाणु समझौता हुआ था। इसी के साथ भारत एक वास्तविक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया है। इसके अलावा तकनीकी क्षमता की ओर बढ़ोतरी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी तक पहुंच के संबंध में रही है। उदाहरण के लिए USA के साथ अब हमारे पास एक उच्च तकनीकी रक्षा सहयोग है, NSSP का मतलब क्या है, नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि हम सामरिक साझेदारी में अगला कदम। NSSP भी भारत का तकनीकी रूप से सक्षम बनाता है। क्योंकि भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र है। इसके अलावा भारत और राष्ट्रीय गौरव की धारणा भी इससे जुड़ी हुई है। इन परमाणु परीक्षणों से न केवल भारत को उसकी वैज्ञानिक क्षमताओं को साबित करने में मदद मिली है, बल्कि देश को विश्व की मुख्य सैन्य शक्तियों में भी शामिल कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत को जिम्मेदार परमाणु शक्ति से लैस देश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। ऐसे में निष्कर्ष क्या हो सकते हैं? निष्कर्ष ये है कि पहले स्तर पर भारत को तत्काल सुरक्षा खतरों से निपटने की ज़रूरत है, ताकि क्रेडिबल डिटरेंस यानी कि भयादोहन के सिद्धांत को संकेत देने के लिए समझदारी से पर्याप्त और लचीली जवाबी कार्रवाई क्षमता का निर्माण किया जा सके। दूसरे स्तर पर भारत को दीर्घकालिक नवोन्मेषी कूटनीतिक निवेश करने की आवश्यकता है। इससे शांति और सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए एक वैश्विक माहौल बनाने में मदद मिलेगी। अब हम समझते हैं थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस, क्योंकि जैसे मैंने बताया 11 मई 1998 को 3 परमाणु बम्बों को पहले फोड़ा गया था, फिर 13 जो है मई 1998 को 2 और परमाणु परीक्षण किए गए। उसके बाद भारत ने परमाणु परीक्षण न करने का आधिकारिक रूप से उद्घोष किया था। सबसे पहले समझते हैं उसमें एक बम जो है थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस थी, जैसे मैंने बताया ऊपर।
अब समझते हैं थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस क्या होती है। 11 मई 1998 को जिस थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का परीक्षण हुआ था, ये एडवांस डिजाइन से युक्त 2 चरणों वाला एक उपकरण है। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में इसमें फ्यूज़न बूस्टेड फिजन ट्रिगर होती हैं और सेकंड स्टेप में फ्यूज़न का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, तो ऐसे में ये फ्यूज़न बूस्टेड फिजन ट्रिगर जो है पहले फर्स्ट स्टेप में ऐसा हुआ था और सेकंड स्टेप में फ्यूज़न जो है हुआ था। समझते हैं फ्यूज़न और फिजन क्या है। फिजन क्या होता है? परमाणु विखंडन। फिजन एक रिएक्शन है, परमाणविक अभिक्रिया है, नाभिकीय अभिक्रिया है ये। देखिए, फ्यूज़न या विखंडन तब होता है जब एक न्यूट्रॉन बड़े परमाणु जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम के साथ टकराता है तो परमाणु को उत्तेजित करता है और उसे 2 छोटे परमाणुओं में विभाजित कर देता है। जब प्रत्येक परमाणु विभाजित हो जाता है तो अत्यंत प्रलयनकारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। दूसरा है परमाणु फ्यूज़न। संलयन तब हो जाता है 2 हल्के परमाणु या 2 परमाणु आपस में मिलकर के एक भारी परमाणु बनाते हैं। उदाहरण के लिए जब 2 हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर के एक हीलियम परमाणु बनाते हैं तो ये प्रक्रिया जो है परमाणु संलयन कहलाती हैं। ठीक है, और ये वही प्रक्रिया हैं जो सूर्य को शक्ति प्रदान करती हैं। सूर्य में भी संलयन होती हैं। सूर्य में फ्यूज़न जो है, फ्यूज़न की रिएक्शन होती रहती हैं। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है और इस तरह से हीलियम फिर आगे नाइट्रोजन में और फिर लो में हैवी तत्वों में जो है आगे कन्वर्ट होता जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे, और जो फ्यूज़न या संलयन है उसमें विखंडन यानी कि फ्यूज़न की बजाय बहुत अधिक मात्रा में कई गुना अधिक ऊर्जा मुक्त होती हैं। संलयन कैसे होता है? हाइड्रोजन के जब हम जो उसके समस्थानिक, जैसे यहाँ पर एक तो है डी और एक है टी। डी यानी ड्यूटेरियम और टी है ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो कौन कौन से आइसोटॉप्स यहाँ पे हैं? आइसोटॉप्स में एक तो है डी और टी। डी क्या है? डी है ड्यूटेरियम। इसको हम, इससे बनने वाले जल को भारी जल भी कहते हैं, D2O। ठीक है, इसका इस्तेमाल परमाणु अभिक्रियाओं में किया जाता है। तो एक तो डी है, उसमें एक होता है नाभिक में प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन। ठीक है, तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जो होता है। इसके अलावा एक ट्राइटियम जिसमें नाभिक में जो है एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। जब ये रिएक्शन करते हैं तो संलयन होता है और उसके तहत जो है हीलियम बनती हैं और ऊर्जा भी मुक्त होती है और एक न्यूट्रॉन भी मुक्त होता है। जबकि विखंडन जो है, विखंडन के दौरान एक न्यूट्रॉन टकराता है यूरेनियम के साथ और फिर 2 हल्के परमाणु यहाँ पर बेरियम और इस तरह से बन जाते हैं और फिर 2 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। क्योंकि एक न्यूट्रॉन तो हमने यहाँ एंटर करवाया था वो, और एक फिर एक्स्ट्रा मुक्त हो जाएगा। तो एक एक न्यूट्रॉन दोनों ही अभिक्रियाओं में रिएक्शन से निकलते हैं और ऊर्जा तो दोनों में मुक्त होती है, लेकिन संलयन में जो है ऊर्जा जो है तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में मुक्त होती हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस। दूसरा हमारा बिंदु है यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र। सबसे पहले हम समझेंगे यूनाइटेड नेशंस क्या है और फिर हम समझेंगे सुर्खियों में क्यों है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी, इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है, इसमें कितने देश हैं, भारत इसका सदस्य है या नहीं है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस यूएन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका कार्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, यूएसए में, और इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई थी। इसमें 193 देश सदस्य हैं और उसमें भारत भी इसका संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल है। ठीक है, भारत इसका सदस्य है और इसके उद्देश्य जो यूएन के हैं वो है, पहला अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता प्रदान करना, सतत विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल है यूएन में सुरक्षा परिषद होती है, एक सचिवालय होता है, एक आर्थिक और सामाजिक परिषद भी होती हैं। सामाजिक परिषद के अलावा, आर्थिक सामाजिक परिषद के अलावा न्यास परिषद यानी कि ट्रस्टीज काउंसिल भी इसमें होती हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हैं वो भी इस यूएन का हिस्सा हैं और महासभा भी इसमें होती हैं। ठीक है, यूएन जनरल असेंबली इसमें शामिल हैं। अब हम समझते हैं ये सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में जापान के हिरोशिमा में ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 की 49वीं बैठक संपन्न हुई मई 2023 में ये बैठक हुई और G7 की 49th जो इसकी बैठक है वो हुई थी। भारत ने इस बैठक के दौरान संघर्षों को प्रभावी तरीके से रोकने के संयुक्त राष्ट्र की क्षमता पर सवाल उठाया था, इसीलिए ये सुर्खियों में है। बैठक हुई थी और भारत ने इसमें क्या किया था,
यूएन जो है उस पर सवाल उठाया था कि क्या यूएन वास्तव में, संयुक्त राष्ट्र वास्तव में संघर्षों को प्रभावी तरीके से रोक पा रहा है या उसमें सक्षम है भी। और जापान के हिरोशिमा में G7 की बैठक हुई थी और उसमें सवाल ये उठाया गया। अब देखिए, भारत ने इस संबंध में भी सवाल उठाया कि संयुक्त राष्ट्र अब तक आतंकवाद को परिभाषित क्यों नहीं कर सका है। इसके साथ ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी सुधार की बात की है और उसमें सुधार किया जाना चाहिए, भारत ने ऐसा कहा है। सबसे पहले मैं ऐतिहासिक रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा निभाई गई भूमिका को देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि बताया गया कि यूएन के बहुत सारे उद्देश्य हैं, उसमें शांति और सुरक्षा बनाए रखना भी एक उद्देश्य है। तो शांति और सुरक्षा को लेकर के यूएन ने अब तक क्या किया है, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशंस ने वार्ता के जरिए अनेक शांति समझौतों को सफलतापूर्वक लागू किया है। इनमें शामिल है एक तो नदर्न आयरलैंड में गुड फ्राइडे समझौता, नदर्न आयरलैंड में, ठीक है, उत्तरी आयरलैंड में गुड फ्राइडे समझौता। इसके अलावा सूडान में व्यापक शांति समझौता। तो ये समझौते जो हैं यूएन ने करवाए थे और इसमें यूएन ने सफलता प्राप्त की है। तो शांति और सुरक्षा को लेकर के ऐतिहासिक रूप से यूएन की जो है भूमिका दिखाई देती हैं। संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना मिशनों ने संघर्षरत क्षेत्रों में स्थिरता लाने में मदद की है, साथ ही सकारात्मक राजनीतिक परिवर्तनों को सुगम बनाने में भी अपना योगदान दिया है। इसके अलावा दूसरा इसका जो महत्व है, आज तक जो ऐतिहासिक रूप से इसकी भूमिका रही है वो है औपनिवेशीकरण और आत्मनिर्णय के रूप में, यानी कि डीकोलोनाइजेशन और सेल्फ डिटर्मिनेशन में भी इसकी भूमिका रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो कि यूएन का ही एक हिस्सा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूएनजीए जो है उसने 1960 में औपनिवेशिक देशों और वहाँ के लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने से संबंधित घोषणा पत्र को अपनाया था और इसकी मदद से कई देश औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर संप्रभु राष्ट्र बन गए थे। मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 जैसी पहलों की मदद से मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून तैयार किए गए हैं और इसमें जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र है, उसको ऐतिहासिक रूप से देखा जा सकता है। इसके अलावा संधारणीय विकास लक्ष्य भी इसके तय किए हुए हैं। यूएन जो है उसकी ऐतिहासिक रूप से संयुक्त राष्ट्र की यूएन की भूमिका में एक शामिल है संधारणीय विकास लक्ष्य, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो एसडीजी जो हैं वो क्या हैं, 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने संधारणीय विकास के लिए एजेंडा तय किया और 2015 से लेकर के उसने एग्जैक्ट अगले 15 साल में 2030 तक जो है अपने 17 लक्ष्य तय किए हैं और इस 17 लक्ष्यों को, जिसको हम कहते हैं संधारणीय विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि एसडीजी, यह एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रयास कर रहा है। मानवीय सहायता और राहत, संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित विशिष्ट संस्थानों और पहलों की मदद से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं यूएनएचसीआर यानी हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, और यूनाइटेड नेशंस यूएन है ही तो यूएनएचसीआर। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO। इसके अलावा विश्व खाद्य सुरक्षा यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि WFP। ये सब जो हैं मानवीय सहायता और सुरक्षा के लिए निम्नलिखित विशिष्ट संस्थाओं और पहलों की मदद से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं यूएन। अब हम समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघर्षों को रोकने और उनका समाधान करने में सक्षम क्यों नहीं है। तो इसके कई कारण हैं। पहला, सुरक्षा परिषद के जो है स्थायी सदस्यों के साथ वीटो शक्ति है, ठीक है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का रवैया जो है उसकी वजह से ऐसा है। तो ऐसा इस वजह से हो रहा है, संयुक्त सुरक्षा परिषद जो उसकी बनी हुई है उसमें कुछ सदस्य जो हैं उनका रवैया जो है संयुक्त राष्ट्र का जो उद्देश्य है, जो उसका मूल उद्देश्य है, उन मूल उद्देश्य में रोड़ा डालता है। इसके अलावा संकल्पों एवं निर्णयों के लागू करने में सीमित व्यवस्था जो है इनके पास है, ये भी एक प्रमुख कारण बनी हुई है। समझेंगे एक एक करके इनको। इसके अलावा संप्रभुता एवं राष्ट्रीय हित भी इसमें शामिल है और जटिलता और विभाजन भी इसमें एक महत्वपूर्ण कारक हैं। तो समझते हैं एक एक करके कि संयुक्त राष्ट्र संघर्ष को रोकने के लिए आखिरकार क्यों सक्षम नहीं हो पा रहा है। पहला है सुरक्षा परिषद के सदस्यों का रवैया, इसमें रोड़ा बनता है, सक्षम होने की बजाय उसे अक्षम बनाता है। संयुक्त राष्ट्र में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी
यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है। तो ये सुरक्षा परिषद जो हैं इसके पास क्या होती है, निर्णय लेने की शक्ति होती हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में ये निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्थाओं में से ये संस्था एक गिनी जाती हैं, जिसको हम यूएनएससी कहते हैं। इसके पास शांति और सुरक्षा से संबंधित निर्णय लेने की महत्वपूर्ण शक्ति होती है, शांति और सुरक्षा से संबंधित। यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति हैं। इसका उपयोग अपने हित और अपने सहयोगियों के हितों को पूरा करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए चीन अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल जो है पाकिस्तान में अपने हितों को पूरा करने के लिए करता है। तो ये एक तो सदस्यों का रवैया जो है, जैसे चीन जैसे देशों का या चीन जैसे सदस्य जो सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं यूएनएससी के, उनके रवैये से भी यूएन जो है अक्षम बनता है। इसके अलावा दूसरा जो है वो है संकल्पों या निर्णयों को लागू करने के लिए सीमित व्यवस्था है। ठीक है, सीमित व्यवस्था कैसे हैं? यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित किए गए संकल्प रेजोल्यूशंस में प्रवर्तन तंत्र का अभाव होता है। प्रवर्तन तंत्र का मतलब है कि उन्हें लागू करने की उचित व्यवस्था नहीं होती है, उन्हें प्रवर्तित कराने की व्यवस्था नहीं होती, केवल संकल्प आते हैं, पारित नहीं हो पाते हैं। तो एक सीमित व्यवस्था के कारण भी अक्षम होता है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना से संबंधित अपने निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए सदस्य देशों पर निर्भर हैं और इसमें जो है सैनिकों संसाधनों का योगदान सदस्य देशों द्वारा दिया जाता है। साथ ही इसमें सदस्य देशों की भागीदारी स्वैच्छिक होती हैं। कुछ मामलों में सदस्य देश इसके संकल्पों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु संसाधनों का योगदान करने में अनिच्छुक या असमर्थ होते हैं। इसके अलावा एक इसमें संप्रभुता एवं राष्ट्रीय हित भी शामिल हैं। एक कारक जो है उसे इस वजह से भी अक्षम बनाता है। राष्ट्रों के ये मूल्य सामूहिक कार्रवाई में बाधक बनते हैं। संप्रभुता एवं राष्ट्रीय हित के जो मूल्य हैं वो, साथ ही इनके कारण संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता से भी समझौता करना पड़ता है। इसके अलावा एक बिंदु है जटिलता और विभाजन। कई हितधारकों की भागीदारी और उनके हितों के कारण संयुक्त राष्ट्र के लिए ऐसा समाधान प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है जो सभी के लिए स्वीकार्य हो। ठीक है, अब हम समझेंगे वैश्विक संघर्षों को हल करने के लिए जो भारत की भूमिका है वो क्या है। ध्यान दीजिएगा, भारत की भूमिकाओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। जैसे पहला है मध्यस्थता एवं कूटनीतिक रूप से भारत ने कहाँ मध्यस्थता की और किस तरह कूटनीति से भारत ने वैश्विक संघर्षों को हल करने के लिए अपनी जो क्षमता है उसका इस्तेमाल किया। इसके अलावा गुट निरपेक्ष आंदोलन भी इसमें शामिल हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन है, इसके अलावा हम विकास सहयोग, इसके अलावा आतंकरोधी प्रयास, इसके अलावा शांति स्थापना मिशन के जरिए से समझेंगे। एक एक करके समझते हैं भारत की भूमिका को वैश्विक संघर्षों को हल करने में। वैश्विक संघर्षों को हल करने में भारत की भूमिका के रूप में पहला बिंदु है मध्यस्थता और कूटनीति। भारत संघर्षरत पक्षों के बीच वार्ता को बढ़ावा देने, शांतिपूर्ण प्रस्तावों को प्रोत्साहित करने और सुलह करवाने पर बल देता है। इसके अलावा गुट निरपेक्ष आंदोलन दूसरा बिंदु है। गुट निरपेक्ष आंदोलन को क्या कहते हैं? गुट निरपेक्ष आंदोलन को हम कहते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक, भारत NAM यानी कि नाम का संस्थापक सदस्य हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का भारत भी सदस्य है। भारत ने वैश्विक संघर्षों को शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। साथ ही अन्य देशों के मामलों में संप्रभुता, आत्मनिर्णय और गैर हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर जोर दिया है। इसके अलावा विकास सहयोग, वैश्विक संघर्षों का समाधान करने के लिए भारत का दृष्टिकोण विकास सहायता पर भी बल देना होता है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान के लोगों के लिए विकास सहायता जो है इसमें है शामिल। इसके अलावा भारत आतंकवाद विरोधी प्रयास करके भी वैश्विक संघर्षों को रोकने का प्रयास करता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। साथ ही इस साझा खतरे से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की वकालत भी करता है। इसके अलावा शांति स्थापना मिशन क्या है? ध्यान दीजिएगा, भारतीय शांति रक्षक सैनिकों ने लेबनान, कांगो, साउथ सूडान, हैती, अन्य देशों में स्थिरता बनाए रखने, नागरिकों की रक्षा करने और शांति प्रियता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो शांति स्थापना में भी भारत की जो है महती भूमिका है। अब हम समझेंगे कि आखिर संयुक्त राष्ट्र जो है संघर्षों को रोकने में क्यों सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो एक तो इसके सदस्यों का रवैया है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का रवैया, जैसे चीन जैसे देश वीटो शक्ति रखते हैं।
तो वो अच्छे काम होने देते नहीं हैं या अपने हित के काम को पूरा करते हैं, चाहे उनमें जो है वैश्विक शांति को नुकसान पहुँचे। इसके अलावा संकल्प और निर्णयों को लागू करने की सीमित व्यवस्था होती है यूएन के पास, ये भी एक बाधा है। इसके अलावा संप्रभुता एवं राष्ट्रीय हित भी इसमें बीच में आता है। ठीक है, राष्ट्रों के मूल्य हैं कि सामूहिक कार्यवाही में बाधक होते हैं और साथ ही संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता से भी समझौता करना पड़ता है। इसके अलावा जटिलता और विभाजन जो है हितधारकों की भागीदारी, और उसमें एक जटिलता और विभाजन क्या क्या अर्थ है कि कई हितधारकों की भागीदारी जो है उनके हितों के कारण संयुक्त राष्ट्र के लिए ऐसा समाधान प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। कई राष्ट्र इसमें शामिल है, कई तो राष्ट्रों की संख्या भी इसमें एक महत्वपूर्ण कारक है। संघर्ष आमतौर पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारकों से गहराई से जुड़ा हुआ होता है। इसके परिणाम स्वरूप इसका जो समग्रता से समाधान निकालना है वो कठिन हो जाता है। एक इसमें कारण वित्तीय संसाधनों की कमी भी शामिल है, जिसको हमने मिस कर दिया था, अब हम पढ़ रहे हैं दोबारा। इसके कारण अपनी पहलों को लागू करने, यानी वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण जो अपने पहलों को लागू करने के संघर्षों और आतंकवाद से प्रभावित देशों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने में संयुक्त राष्ट्र की क्षमता सीमित हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र और अधिक प्रभावी कैसे हो सकता है, इसको हम समझते हैं। संघर्ष निवारक प्रयासों को मजबूत करके, इसके अलावा यूएनएससी में सुधार करके, इसके अलावा शांति स्थापना मिशनों में सुधार करके, इसके अलावा क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग बढ़ा करके, इसके अलावा संघर्ष के मूल कारकों का पता लगा करके, इसके अलावा पर्याप्त संसाधन जुटा करके, इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट यानी कि R2P के सिद्धांत को मजबूत करके जो है संयुक्त राष्ट्र और अधिक प्रभावी हो सकता है। एक एक करके सबको समझते हैं। पहला है संघर्ष निवारक प्रयासों को मजबूत करना। इसके तहत संघर्षों को टालने के लिए निवारक कूटनीति यानी कि प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी पर जोर दिया जाना चाहिए। साथ ही मध्यस्थता और सुलह जैसे साधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र और अधिक प्रभावी करने में दूसरा उसे काम करना चाहिए या वो कर सकता है यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार करके। यूएनएससी में एशियाई और अफ्रीकी देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देना चाहिए। इसके अलावा भारत जैसे देश को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने से वीटो शक्ति का प्रभावी उपयोग हो पाएगा। इसके अलावा शांति स्थापना मिशनों में सुधार करके, शांति स्थापना मिशनों का मतलब है शांति सैनिकों के प्रशिक्षण, क्षमताओं और सौंपे गए कर्तव्यों को बढ़ावा देने से जमीनी स्तर पर उनकी प्रभावकारिता बढ़ेगी। इसके अलावा उन्हें शक्तिशाली राष्ट्रों के हितों को पूरा करने में और एक साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग बढ़ा करके भी यूएन जो है और अधिक प्रभावी हो सकता है। क्षेत्रीय संगठन संघर्षों को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। क्षेत्रीय संगठन जो होते हैं वो संयुक्त राष्ट्र की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे संगठन जैसे अफ्रीकी संघ हैं, यूरोपीय संघ हैं, आसियान है, इनको जो है यूएन में शामिल किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय संगठन ने उनका सहयोग लिया जा सकता है। इसके अलावा संघर्ष के मूल कारणों का पता लगा करके कभी कभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा संघर्ष के वास्तविक कारणों की उपेक्षा की जाती है। इसमें गरीबी, असमानता, शासन से संबंधित मुद्दे, मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसे कारक शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा पर्याप्त संसाधन जुटाना यानी कि सदस्य देशों को अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करना चाहिए। साथ ही दीर्घकालिक शांति की स्थापना के लिए शुरू की गई पहलों का समर्थन करते हुए करने हेतु शांति स्थापना और निवारण कोष जैसे वैकल्पिक वित्त पोषण तंत्र का गठन भारत को करना चाहिए, क्षमा कीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र को करना चाहिए और इससे जो है और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है संयुक्त राष्ट्र को। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट यानी कि R2P के सिद्धांत को मजबूत करने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र में लोगों और देशों के बीच जो है विश्वास को बढ़ावा देगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट जो है ये सिद्धांत है ये। इसके अलावा निष्कर्ष निकाले हैं तो संयुक्त राष्ट्र दुनिया का सबसे बड़ा बहुपक्षीय संगठन है। इसमें दुनिया भर के संघर्षों को रोकने और उनका समाधान करने की पर्याप्त क्षमता है। हालांकि इसकी क्षमताओं का सक्रिय रूप तरीके से उपयोग करने की क्षमता की आवश्यकता है। साथ ही इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सुधार करना समय की मांग है। अब हम समझते हैं तीसरा है विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सुर्खियों में क्यों है? भारत ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के अपीलीय निकाय यानी कि अपीलेट बॉडी में विवाद निपटान निकाय के एक फैसले के खिलाफ अपील की है। भारत ने विवाद निपटान निकाय के फैसले में कहा गया था कि भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी समझौते के तहत अपनी शून्य प्रशुल्क प्रतिबद्धता का उल्लंघन किया है। ये सूचना प्रौद्योगिकी समझौता क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी समझौता को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट क्या है और इसमें क्या हुआ था ये समझेंगे पहले। तो भारत ने शून्य प्रशुल्क यानी कि जीरो टैरिफ प्रतिबद्धता का उल्लंघन किया है, ऐसा WTO का कहना है। WTO के अपीलीय निकाय के खिलाफ जो है
विवाद निपटान निकाय के एक फैसले के खिलाफ भारत ने अपील की है। विवाद निपटान निकाय फैसले में क्या कहा गया था? WTO के विवाद निपटान निकाय के फैसले में कहा गया कि भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी समझौते यानी कि इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के तहत अपने शून्य प्रशुल्क यानी कि जीरो टैरिफ प्रतिबद्धता का उल्लंघन किया है। गौरतलब है कि अपीलीय निकाय यानी कि WTO का सर्वोच्च निर्णयकारी प्राधिकार है अपीलीय निकाय जो हैं, ठीक है। विवाद निपटान निकाय भी इसे कहते हैं हम। अन्य संबंधित तथ्य देखें तो WTO के अपीलीय निकाय के समक्ष दायर भारत की अपील को व्यर्थ का प्रयास यानी अपील इनटू द वॉइड माना जा रहा है। दरअसल WTO का अपीलीय निकाय वर्तमान में निष्क्रिय है। भारत ने तर्क दिया है कि ITA पर हस्ताक्षर करते समय स्मार्टफोन जैसे उत्पाद मौजूद नहीं थे, इसलिए भारत ऐसी वस्तुओं पर प्रशुल्क को समाप्त करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। ITA जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट जो है, जिसको हम सूचना प्रौद्योगिकी समझौता कहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी समझौता जो हुआ उसमें भारत का कहना है कि उस समय स्मार्टफोन जैसे उत्पाद मौजूद नहीं थे, इसलिए भारत इन पर शुल्क को समाप्त करने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा WTO के प्रमुख समझौते देखें तो WTO व्यापार सुविधा समझौता करता है। इसके अलावा सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता, इसके अलावा व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर समझौता, इसके अलावा सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी उपायों के उपयोग पर समझौता, इसके अलावा कृषि संबंधी समझौता है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता, इसके अलावा व्यापार के समक्ष तकनीकी बाधाओं पर समझौता और व्यापार सुविधा का समझौता भी इसमें शामिल हैं। अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि यहाँ पर WTO की उपलब्धियाँ क्या रही हैं अब तक। देखिए, भारत का कहना है, भारत पर जो मतलब इसमें भारत को जो है कहा गया है कि भारत ने विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय में जो प्रतिबद्धता है उसका उल्लंघन किया है, ठीक है। तो भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी समझौते यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के तहत अपनी शून्य प्रशुल्क प्रतिबद्धता का उल्लंघन किया है। शून्य प्रशुल्क यानी कि जीरो टैरिफ प्रतिबद्धता, इसमें उस पर भारत पर यह आरोप लगाए कि उसने उल्लंघन किया है, ठीक है। भारत का कहना है कि स्मार्टफोन जैसे उत्पाद उसमें मौजूद नहीं थे। इसके अलावा ITA में अत्याधुनिक तकनीक वाले कई उत्पाद शामिल हैं, जैसे कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण, अर्धचालक सॉफ्टवेयर इत्यादि शामिल हैं। अब सबसे पहले WTO की उपलब्धि समझते हैं। WTO की उपलब्धियों को हम अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, जैसे व्यापक कवरेज के माध्यम से उपलब्धि समझेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रूपांतरण समझेंगे, फिर वैश्विक मूल्य श्रृंखला यानी कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स को समझेंगे, फिर गैर भेदभाव समझेंगे WTO का। इसके अलावा फिर हम राष्ट्रीय व्यवहार सिद्धांत और मोस्ट फेवर्ड नेशंस यानी कि MFN सिद्धांत समझेंगे, फिर विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए विशेष प्रावधान की बात भी करेंगे, और वैश्विक सहयोग और फिर विवाद समाधान को हम एक एक करके इन सब बिंदुओं को समझेंगे WTO की उपलब्धियों के रूप में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं WTO क्या है, WTO की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। देखिए, WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर हैं वो स्विट्ज़रलैंड की एक जगह है जिनेवा, वहाँ पर हैं, ठीक है। जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में WTO का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो। WTO जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम तैयार करने वाला प्रमुख मंच है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े नियमों को लेकर के 1987 से लेकर के 1994 तक बहुपक्षीय व्यापार वार्ता का उरुग्वे दौर आयोजित किया गया। 1987 से 1994 के दरमियान। 1994 में इस वार्ता के समापन पर मार्राकेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। मार्राकेश, इस समझौते के जरिए ही WTO को स्थापित किया गया था। किस समझौते के तहत? मार्राकेश समझौते के तहत WTO का जो है WTO की स्थापना की गई। ये जो मार्राकेश समझौता है ये 1 जनवरी 1955 को लागू हुआ था। WTO को जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड यानी कि GATT के स्थान पर लाया गया था। WTO को GATT के स्थान पर GATT को हटा दिया गया और WTO को लाया गया, जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। गौरतलब है कि GATT एक व्यापारिक समूह था।
इसे 1948 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1948 में स्थापित किया गया और 1955 में जो है WTO को स्थापित किया गया और मार्राकेश समझौता जो है 1995 में हुआ, क्षमा कीजिएगा 1995 में ये समझौता हुआ और GATT 1948 में स्थापित हुई। GATT की जगह जो है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड यानी कि GATT के स्थान पर क्या लाया गया, GATT के स्थान पर जो है WTO को स्थापित किया गया। GATT के स्थान पर WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन को 1 जनवरी 1995 को लागू किया गया था। इसके अलावा 1948 में स्थापित विश्व व्यापार संगठन के कुल सदस्य 164 हैं। अध्यक्षता देखें तो WTO का महानिदेशक इस संगठन का प्रशासनिक प्रमुख होता है। महानिदेशक WTO के सचिवालय के कामकाज की देखरेख करता है। और उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको बताया था कि WTO जो है उसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और 1994 में वार्ता के समापन पर एक मार्राकेश समझौता हुआ था 1994 में और इस समझौते के जरिए ही WTO को स्थापित किया गया था। ये समझौता जो है 1 जनवरी 1995 को हुआ था, मार्राकेश समझौता। 1994 में वार्ता के समापन पर एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए और समझौता जो है 1 जनवरी 1995 को हुआ और WTO को स्थापित किया गया। और WTO को जो है किसकी जगह लाया गया है तो इसको जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड यानी कि GATT के स्थान पर लाया गया है। ये GATT जो है ये एक व्यापारिक समूह था, इसको 1948 में स्थापित किया गया था। इसके नियमों ने आधुनिक बहुपक्षीय व्यापार की प्रणाली की शुरुआत की है। ठीक है, WTO के मुख्य कार्य देखें तो ये व्यापार वार्ताओं को सुगम बनाता है, व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, वैश्विक व्यापार और आर्थिक नीति पर शोध करता है और देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। WTO के कार्य क्या क्या है? पहला, व्यापार वार्ताओं को सुगम बनाना, व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन की निगरानी करना, यानी व्यापार समझौते हैं उसका ठीक से कार्यान्वयन हो रहा है कि नहीं वो। इसके अलावा वैश्विक व्यापार और आर्थिक नीति पर शोध करना, वैश्विक व्यापार को ध्यान में रखना और आर्थिक नीतियाँ जो है देखना। इसके अलावा देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने के लिए भी मंच के रूप में कार्य करना। समझते हैं WTO की उपलब्धियों को हम सबसे अलग अलग करके समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले समझेंगे व्यापक कवरेज। विश्व व्यापार संगठन दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा संगठन है। इसके सदस्य देशों में जो है दुनिया की 85% से अधिक आबादी आ जाती हैं और ये दुनिया भर का 95% व्यापार WTO करता है, उसके सदस्य देश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रूपांतरण, दूसरी इसकी उपलब्धि है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रूपांतरण किया है इसने। वैश्विक व्यापार के लिए बाध्यकारी नियमों ने सीमा पार व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र वृद्धि को सुगम बनाया है और ये भी WTO की उपलब्धि है। इसके अलावा वैश्विक मूल्य श्रृंखला जो है उसका उद्भव हुआ है, यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक मूल्य श्रृंखला यानी कि ग्लोबल वैल्यू चेन यानी कि GVC जो है उस GVC का उद्भव किया है। ये भी उपलब्धि है WTO की। WTO ने बाजार संबंधी नियमों को पारदर्शी बनाकर ग्लोबल वैल्यू चेन यानी कि वैश्विक मूल्य श्रृंखला GVC के विस्तार को सक्षम बनाया है। बेहतर संचार साधनों ने GVC यानी ग्लोबल वैल्यू चेन को भी बढ़ावा दिया है। आज इन मूल्य श्रृंखलाओं के भीतर होने वाले व्यापार का हिस्सा कुल कमोडिटी व्यापार का 70% है। इसके अलावा भेदभाव भी त्यागा गया है, ये भी WTO की उपलब्धि मानी जा सकती हैं। WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गैर भेदभाव के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी कि MFN सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि देश व्यापारिक भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं करे और MFN यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशंस के तहत व्यापारिक भागीदारों के साथ वैसा ही समान व्यवहार किया जाता है जैसा अन्य देशों के सदस्य के साथ किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय व्यवहार सिद्धांत भी इसमें एक उपलब्धि के रूप में देखी जा सकती है WTO की। या राष्ट्रीय व्यवहार सिद्धांत क्या है देखिएगा। राष्ट्रीय व्यवहार सिद्धांत, नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। तो नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल यानी कि राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि विदेशी वस्तुएं और सेवाएं जब किसी सदस्य देश के बाज़ार में प्रवेश करें तो उन्हें घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में कम अनुकूल नहीं माना जाना चाहिए, उन्हें उतना ही अनुकूल माना जाना चाहिए। इसके अलावा WTO की उपलब्धि ये रही है कि विकासशील और अविकसित देशों के लिए विशेष प्रावधान इसमें किए गए हैं। विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए क्या कि GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसके अलावा GATS
यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। तो GATT और GATS विकासशील देशों के लिए अधिमान्य तरजीही व्यवहार की व्यवस्था करते हैं। तात्पर्य यह है कि इन देशों को व्यापार के संदर्भ में प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। WTO विकासशील और अल्प विकसित देशों को तकनीकी सहायता एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करता है ताकि वे वैश्विक व्यापार में सक्रिय रूप से भाग ले सकें, और ये भी WTO की एक प्रमुख उपलब्धि है कि वो ऐसा करता है। इसके अलावा वैश्विक सहयोग, यानी कि WTO की सदस्य देशों के बीच में वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करती है WTO, और ये सदस्य देशों के लिए अलग अलग व्यापार संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श करने और समझौता वार्ता के लिए एक मंच प्रदान करती हैं। इन मुद्दों में शामिल हैं कृषि, बौद्धिक संपदा, सेवाएं, निवेश। ये भी उपलब्धि हैं वैश्विक सहयोग। इसके अलावा विवाद समाधान भी WTO की उपलब्धि मानी जाती हैं। WTO के व्यापार विवाद तंत्र का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। इससे विवादों के प्रति एक तरफा प्रक्रिया से बचने में मदद मिलती है। WTO से जुड़ी हुई संबंधित मुद्दे या समस्याएं क्या हैं? समस्याओं में पहली है समझौता वार्ता में गतिरोध, दूसरा है विकासशील देशों की चिंताएं, तीसरा है बढ़ता संरक्षणवाद और द्विपक्षवाद, चौथा है उभरते मुद्दे। इसके अलावा विकासशील देश का दर्जा भी इसमें एक समस्या बन रहा है। इसके अलावा संकटग्रस्त विवाद निपटान तंत्र भी समस्या का मुद्दा है, और अपर्याप्त निगरानी तंत्र भी एक समस्या है। एक समझेंगे एक एक को सबको। सबसे पहले है समझौता वार्ता में गतिरोध। आम सहमति आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया के कारण अक्सर समझौता वार्ता में गतिरोध पैदा हो जाता है। इससे कृषि सब्सिडी, बौद्धिक संपदा अधिकार और बाजार पहुंच जैसे मुद्दों पर सार्थक समझौते तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा विकासशील देशों की चिंताएं, यानी कि विकासशील देशों का तर्क यह है कि विकसित देश वार्ता में अपना प्रभाव बनाए रखते हैं और साथ ही नियमों को जो है अपने लाभ के अनुसार निर्मित करवाते हैं। तो विकासशील देशों का तर्क है विकसित देश ऐसा करवाते हैं। विकासशील देश अब अक्सर पूरी तरह से वार्ता प्रक्रिया में भाग लेने में संघर्ष करते हैं। इसके अलावा वे जटिल व्यापार नियमों और मानकों को लागू करने एवं उनका अनुपालन करने में चुनौतियों का सामना करते हैं। इसके अलावा बढ़ता संरक्षणवाद और द्विपक्षवाद भी WTO से जुड़ी एक समस्या है। हाल के वर्षों में संरक्षणवादी उपायों में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त देश द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को अधिक महत्व देने लगे हैं। इससे WTO के बहुपक्षीय फ्रेमवर्क की उपेक्षा हो रही है। उभरते मुद्दे, ऐसी चिंता व्यक्त की जा रही है कि WTO 21वीं सदी के व्यापार के साथ कदम से कदम मिलाने में कामयाब नहीं रहा है। ऐसा करने के लिए बहुपक्षीय समझौतों में नए प्रावधान, यानी कि अपडेटेड जो प्रोविजंस है उसको करने की आवश्यकता है। वर्ष 1995 के बाद से कई नए मुद्दे सामने आए हैं। उदाहरण के लिए व्यापार एवं जलवायु के बीच में संबंध, सतत विकास लक्ष्य, लैंगिक मुद्दे, मानवाधिकार वाले मुद्दे। तो ये सब जो हैं उभरते हुए मुद्दे जो हैं वो समस्या बन रहे हैं। इसके अलावा विकासशील देश का दर्जा, कुछ सदस्यों की स्वयं को विकासशील देश घोषित करने की पात्रता और इस प्रकार विशेष और विभेदक व्यवहार के प्रावधानों से लाभ उठाने के संबंध में चिंता प्रकट की जा रही है। इसके अलावा संकटग्रस्त विवाद निपटान तंत्र भी एक समस्या है WTO के लिए। WTO की विवाद निपटान प्रणाली संकट में है। इसका कारण यह संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपीलीय निकाय की नियुक्तियों पर रोक लगा रखी है। अपीलीय निकाय जो है उसकी नियुक्तियों पर रोक लगा रखी है। सदस्यों को सक्रिय अपील तंत्र के बिना WTO दायित्वों को लागू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अपर्याप्त निगरानी तंत्र, यानी कि विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है कि WTO बहुपक्षीय समझौतों के उल्लंघनों की पहचान करने और उनका प्रभावी व समय पर समाधान करने में असमर्थ हैं। ये तो थे WTO से जुड़ी समस्याएं। अब हम समझेंगे WTO में सुधार के उपाय क्या क्या हैं। सुधार कैसे कर सकते हैं? एक तो विवाद निपटान तंत्र को कार्यशील बना करके, वैधता बढ़ाने के लिए पारदर्शिता को ला करके, पारदर्शिता में सुधार करके, इसके अलावा गुणवत्ता, इसके अलावा संस्थागत सुधार करके भी इसमें हम सुधार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मांगों को संतुलित करके और छोटे देशों को अपनी समस्याओं को व्यक्त करने का अच्छा अवसर प्रदान करके भी किया जा सकता है। समझते हैं कि करके सबको WTO के सुधार के उपाय में पहला है विवाद निपटान तंत्र को कार्यशील बना करके। WTO में सुधार जो है कर सकते हैं। उपाय ये हैं कि उल्लेखनीय विवाद निपटान तंत्र जो है उसने WTO के नियमों का सतत प्रवर्तन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अब तक, इसलिए इसे फिर से सक्रिय बनाने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए। WTO के नियमों का सतत प्रवर्तन सुनिश्चित करने में भूमिका किसकी? WTO की। तो विवाद निपटान तंत्र जो है उसने WTO के नियमों का सतत प्रवर्तन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा वैधता बढ़ाने के लिए पारदर्शिता में सुधार लाना, इसके लिए अलग से या गोपनीय तरीके से नीति या नियम
निर्माण से बचना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था से कई बार महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले सदस्यों की उपेक्षा हो जाती है तथा सदस्यों के बीच अविश्वास भी पैदा होता है। डब्ल्यूटीओ के नियमों की गुणवत्ता और वैधता में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शिता में सुधार करने की ज़रूरत है। इसके अलावा संस्थागत सुधार हैं। डब्ल्यूटीओ जो है उसकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए कुछ सुधार प्रस्तावों के जरिए एक कार्यकारी समिति के गठन की मांग की गई है। ये समिति जो है डब्ल्यूटीओ में नेतृत्व की कमी को दूर करेगी और भविष्य की वार्ताओं के बारे में मार्गदर्शन भी प्रदान करेगी। ये जो है सुधार का उपाय हो सकता है। इसके अलावा मांगों को संतुलित करना। डब्ल्यूटीओ को 21वीं सदी के व्यापार संबंधी मांगों और अनसुलझे पुराने व्यापार संबंधी मुद्दों को संतुलित करना चाहिए और संतुलित करना चाहिए। छोटे देशों को अपनी समस्याओं को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना भी इसमें एक पॉइंट बनता है। ध्यान दीजिएगा क्या है कि डब्ल्यूटीओ जो है सभी देशों की व्यापार संबंधी डब्ल्यूटीओ जो है सभी देशों के आपसी सहमति के मूलभूत सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए सभी देशों के विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में सबसे छोटे देशों को विचारों का पर्याप्त महत्व देना चाहिए। इसका अर्थ ये भी है कि किसी भी सदस्य देश को ऐसे किसी भी निर्णय से सहमत होने के लिए उस पर राजनीतिक व आर्थिक दबाव का उपयोग नहीं करना चाहिए जो उसके मौलिक हितों के विपरीत हो। ऐसे में हमें समझना चाहिए कि डब्ल्यूटीओ के सचिवालय की भूमिका को बढ़ा सकते हैं और इसे एजेंडा निर्धारक के रूप में कार्य करने की भूमिका सौंपी जानी चाहिए। ये अन्य जो हैं बिंदु समझ रहे हैं। साथ ही शोध करने और डेटा जुटाने संबंधी जानकारी भी इसमें इसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। विकासशील देशों को बेहतर तकनीक सहायता प्रदान करनी चाहिए। साथ ही उसकी पूर्ण भागीदारी को सुगम बनाने के लिए अन्य उपाय भी करने चाहिए। उदाहरण के लिए स्वतंत्र सलाह हेतु वित्त पोषण। तो वित्त पोषण किसके लिए? स्वतंत्र सलाह के लिए, जिसको हम कहते हैं UNCTAD UNCTAD। तो ये वित्त पोषण की स्कीम है। इसके अलावा WTO के नियम और समझौते कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों, व्यापारिक मुद्दों, ई-कॉमर्स, डेटा फ्लो आदि के सामने आने से पहले स्थापित किए गए थे। इन नियमों व समझौतों को इस संदर्भ में अपडेट करने की आवश्यकता है। अब हम समझेंगे ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 को। ठीक है, हाल में G7 का समूह जो है G7 समूह का 49वां शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया। G7 क्या है इसको समझेंगे, फिर G8 को समझेंगे, फिर G20 को भी समझेंगे। देखिए G7 सुर्खियों में क्यों बता चुका हूँ कि 49वां शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में हुआ, इसलिए सुर्खियों में है। G7 क्या है? ये विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों का एक अनौपचारिक मंच है। ठीक है, और इस समूह में शामिल देशों का वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर वर्चस्व है। G7 कहलाते हैं। कौन कौन से देश हैं मैं आपको बताऊंगा। फिर G8 भी समझेंगे, G8 में कौन सा देश शामिल हो जाता है और G20 में फिर कौन से देश शामिल हैं। ठीक है, G7 में देश आते हैं, एक तो कनाडा, फ्रांस। सबसे पहले समझते हैं कि USA और कनाडा दोनों हो गए, USA और कनाडा। ठीक, और इधर आते हैं वो तो हो गए अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की बात हो गई, तो USA और कनाडा दोनों हो गए। उसके पश्चात UK हो गया। अगर यूरोप की ओर आते हैं तो UK के बाद फ्रांस भी और जर्मनी भी। ठीक, इटली भी। इधर आते हैं जापान भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो जापान जो है G7 में शामिल है। ध्यान दीजिएगा, कनाडा, जापान भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, इटली भी है, UK भी है और USA भी हैं। UK USA दोनों है ही है, और कनाडा है, जापान है, जापान जर्मनी। ठीक, जापान जर्मनी दोनों हैं, और UK USA 2 हो गए, जापान जर्मनी 2 हो गए, कनाडा, फ्रांस, इटली ये भी शामिल हैं। G8 में एक और देश शामिल कर लीजिएगा, रूस। तो देश कौन कौन से बने? UK USA तो हो ही गए, जापान जर्मनी दोनों ये हो गए। ठीक, UK USA, जापान जर्मनी और कनाडा, फ्रांस, इटली। ठीक, तो उसके साथ रूस भी शामिल हो गया। G20 की बात करें तो UK USA तो है ही है, जापान जर्मनी भी है ही है, और कनाडा, फ्रांस और इटली भी है, तो ये तो है ही है, और साथ में रूस भी ये हो गया 8 तक। 8 के अलावा इसमें 12 सदस्य और हैं। कौन कौन है ध्यान दीजिएगा,
भारत भी शामिल हैं, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, चीन भारत दोनों ही हैं, और इंडोनेशिया भी इसमें शामिल है, तुर्की भी इसमें शामिल है। इसके अलावा साउथ कोरिया भी इसमें शामिल है, साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल है। साउथ कोरिया साउथ अफ्रीका दोनों हैं, इंडिया इंडोनेशिया दोनों हैं, ठीक। तुर्की है, सऊदी अरब है, मैक्सिको है, इसके अलावा चाइना है, यूरोपीय संघ है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ब्राज़ील भी है, अर्जेंटीना भी G20 में शामिल हैं। फिर से दोहरा देता हूँ, G7 में कौन कौन है। G7 में UK USA दोनों हैं, जापान जर्मनी भी 2, ये 4 हो गए, कनाडा फ्रांस इटली ये हो गए, 8 में रूस और आ जाएगा, और भारत और चाइना और इस तरह के जो हैं 12 देश और होते हैं। ये 12 देश G20 में आ जाएंगी। और G20 भी चर्चा का मुद्दा, इसलिए इन देशों की संख्या जो है, कौन कौन इसमें शामिल है कौन नहीं है, इस पर भी एक सवाल बन सकता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए G7 के बारे में समझा, इसका उद्देश्य क्या है। G7 ये विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों का अनौपचारिक मंच है। इस संगठन की बैठकें जो होती हैं, 49वीं बैठक जैसा कि बताया G7 की हिरोशिमा जो है जापान में, उसमें हुई हैं। इस संगठन की G7 की बैठकें जो होती हैं, वैश्विक रूप से आर्थिक गवर्नेंस, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त इन बैठकों में मौजूदा परिस्थितियों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाती हैं। 1998 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद G8 कहा जाने लगा था। हालांकि 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस को इस समूह से बाहर कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप इसे फिर से G7 कहा जाने लगा। 1998 में रूस शामिल हुआ था और 2014 में बाहर हो गया। हालांकि यूरोपीय संघ G7 का सदस्य नहीं है, परंतु यह इसके वार्षिक शिखर सम्मेलनों में भाग लेता है। G7 की उपलब्धियां देखें तो इस समूह ने 2002 में मलेरिया और एड्स की रोकथाम के लिए एक वैश्विक कोष स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 2002 में। G7 के वित्त मंत्रियों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कम से कम 15% वैश्विक न्यूनतम कर लागू करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की। इसके अलावा इसके सदस्यों ने 2015 में ग्लोबल अपोलो कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की सहायता से जलवायु परिवर्तन से निपटना में है। G7 से जुड़े आंकड़ों पर नज़र डालें तो इसमें 25% क्या है, वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का G7 देशों की हिस्सेदारी में 25% योगदान है। G7 जो है उसका 46% योगदान है G7 का, किसके रूप में, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जो है उसमें G7 का हिस्सेदारी 46% है। और 1/10 क्या है, वैश्विक आबादी का 1/10वां हिस्सा G7 देशों में निवास करती हैं। 1/10वां हिस्सा होने के बावजूद 46% क्या है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी, और 25% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भागीदारी। भारत को ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और देशों के साथ मिलकर शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने 10 सूत्री कार्यक्रम योजना प्रस्तुत की। यह कार्य को योजना खाद्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने विकास शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री के 10 सूत्री कार्यक्रम की योजना प्रस्तुत की। और यह कार्य योजना खाद्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, विकास संबंधी मुद्दों निपटने, लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में आ रही बाधाओं जैसी वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालें तो शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र में पहला है आर्थिक लचीलापन और आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक दबाव से निपटने के लिए एक समन्वय मंच स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की गई है। यह मंच महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों मंच यानी G7, यह मंच G7 क्या करता है,